बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज हम एनपीओ का जो फोर्थ लेसन है वो डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कैम्ब्रिज का हम क्वेश्चन लेंगे और उसको बेस बनाकर हम इसको डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन को हमने सॉल्व कैसे करना है एग्ज़ाम सिचुएशन के अंदर। तो ये क्वेश्चन है अक्टूबर नवंबर 2012 और पेपर आपका 2 है और वेरिएंट 1 क्वेश्चन नंबर 2। ये ए लेवल्स का आपका पेपर है और जिस वक्त ये ए लेवल के 4 पेपर हुआ करते थे, ये पेपर 2 का पार्ट है लेकिन अभी लेटेस्ट जो स्कीम है उसमें आपको पता होगा कि जो आपका पेपर 3 है इट विल बी पार्ट ऑफ पेपर 3 ऑफ योर ए लेवल्स। और इसी तरह आपका जो कुछ कॉन्सेप्ट थोड़े से स्किल हैं इसके अंदर ओ लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन अगर ओ लेवल के स्टूडेंट्स इसको समझ लेंगे तो इंशाल्लाह उनके लिए ओ लेवल का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो चलिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको कंपोनेंट बताए थे मैं उसको वन बाय वन डिस्कस करता हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले देखिए कि इसके अंदर जो इसका क्वेश्चन का स्टाइल है वो कुछ ऐसे होगा कि आपको उन्होंने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना होगा कि क्लब का नाम है और कब वो रिकॉर्ड कर रहा है मेंटेन, वो कर रहा है 31 मार्च को वो अकाउंट मेंटेन करता है। यानी कि हमें जो इनकम स्टेटमेंट बनानी होगी और स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन वो एज एट 31 मार्च, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च को। ये रिसीट और पेमेंट, रिसीट में सारी जो आपकी रिसीट्स हैं इसमें कैपिटल और जो रेवेन्यू नेचर है वो सारी की सारी रिसीट्स इधर आई होंगी। इसी तरह पेमेंट में जो कैपिटल नेचर की पेमेंट हैं या रेवेन्यू नेचर की पेमेंट्स हैं वो यहाँ पर ली होती हैं। तो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए अपने जो रेवेन्यू पोर्शन है फ्रॉम रिसीट साइड एंड फ्रॉम एक्सपेंस साइड वो हमने कैलकुलेट करना होता है। तो सेम लाइक जैसे आपका बैंक अकाउंट है, ये भी बैंक अकाउंट समझ लीजिए कि बैंक अकाउंट है। इसमें देखें आप सबसे पहले जो ब्रॉड डाउन बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। तो ये आपका ब्रॉड डाउन बैलेंस जो है ना ये आपका डेबिट साइड पे मीन के आपका एसेट है ये। इसके बाद रिसीट के अंदर आप देखिए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, ये टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग दैट ईयर। इट इज़ नॉट योर इनकम, ये सारी आपकी इनकम नहीं है। इसके लिए हमें टी अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसकी रीज़न मैं अभी आपसे शेयर करूँगा। इसी तरह आपका कंपटीशन का जो रिसीट है वो आ जाएगी। डिनर, डांस, टिकट सेल ये आ जाएगा। फिर आपके जो डोनेशंस हैं वो आगे, जो आपको डोनेशन से पैसे मिले, और सेल ऑफ इक्विपमेंट, जो फिक्स एसेट आपने सेल किया वो कितने में आपने सेल किया वो आपकी अमाउंट आ गई। तो यहाँ पे मैं अगर मैं आपसे बात करूँ जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर और आपके SOFP के हवाले से, तो ये जो सब्सक्रिप्शन है ये रेवेन्यू नेचर है, ये आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगी। फिर कंपटीशन की जो रिसीट है ये भी आपकी रेवेन्यू नेचर की रिसीट है, ये भी आपकी इनकम एक्सपेंडिचर में आएगी। ये डिनर, डांस, टिकट सेल ये भी आपकी रेवेन्यू नेचर है। डोनेशन भी आपके रेवेन्यू नेचर हैं। और इसी तरह ये जो आपकी सेल ऑफ इक्विपमेंट है ये डिफरेंट नेचर आपकी आएगी, ये आपकी कैपिटल रिसीट है। इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रादर ये आपकी SOFP को इफेक्ट करेगी। अब आते हैं पेमेंट साइड पे। पेमेंट साइड पे भी हमने इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखना है। जो कंपटीशन के आपके प्राइजेस की कॉस्ट है वो आपने पे की, इट्स योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड विल बी पार्ट ऑफ योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसी तरह डिनर, डांस में आपने बैंड को हायर किया, उसकी कॉस्ट है। फिर आपने कैटरिंग के लिए पैसे पे किए, ये भी आपकी कॉस्ट आ जाएगी। इंश्योरेंस, इट इज़ योर रेवेन्यू नेचर, ये भी आपकी जो है ना वो एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड होगी। लेकिन इसको आपने देखना ये है कि अगर क्वेश्चन में ये आपके ओपनिंग बैलेंसेज हैं, ये आपके क्लोजिंग बैलेंस हैं, एसेट्स और लायबिलिटी के, ये भी एसेट्स और लायबिलिटी क्लोजिंग है, अगर यहाँ पे इनमें से कोई चीज़
आउटस्टैंड कर रही है या प्रीपेड है तो उसका टी अकाउंट बनाएंगे, उसके अलावा इसको हम सिंपल वैसे हल नहीं करेंगे। आप वन लाइनर भी टी अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप प्रॉपर टी अकाउंट बनाएं, वहाँ से आप इनकम एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करें। इंश्योरेंस आ गई, फिर आपकी जो है ना वो क्लब हाउस मेंटेनेंस है, ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंस है। ये देखिए इक्विपमेंट आपका एसेट है, तो ये कैपिटल नेचर की चीज़ है। ये आपकी जो कैलकुलेशन है, ये डेप्रिसिएशन में तो हम करेंगे, इसको अकाउंट फॉर करेंगे, लेकिन असल ये आपका बनेगा जो SOFP है उसका हिस्सा बनेगा। जनरल एक्सपेंसेस आपके रेवेन्यू है, इलेक्ट्रिसिटी रेवेन्यू है, ये ट्रांसफ़र टू डिपॉजिट, ये आपने जो है ना वो ट्रांसफ़र किया है। इसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर मेंशन नहीं है, फिर भी आप क्लोजिंग बैलेंस का कैलकुलेट करेंगे कि इन हैंड आपके पास कितने पैसे रह गए। दूसरी चीज़ जो इन्फॉर्मेशन दी होगी उन्होंने, वो कुछ इस तरह से है कि ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के नाम से बताया होगा, द रिमेनिंग एसेट्स एंड लायबिलिटी। अब रिमेनिंग का वर्ड यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, मीन्स के कुछ इन्फॉर्मेशन ऊपर भी है, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने रिसीट साइड पे ओपनिंग बैलेंस दे दिया, इसी तरह यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस आपने खुद कैलकुलेट करना है कि उसका कितना है। क्लोज CD को कैरी डाउन इधर आएगा तो एसेट है, इधर आ जाएगा तो आपकी लायबिलिटी है। तो रिमेनिंग एसेट्स और लायबिलिटी क्लब इन द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ ईयर, ये आपके बिगनिंग है, ओपनिंग एसेट्स हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो 2 के अंदर मैंने बताया था अकोमोडेटेड फंड आपने कैसे कैलकुलेट करना है, फर्स्ट के अंदर भी शायद बात हुई, तो उसमें आपने जो ओपनिंग एसेट्स हैं उनमें से ओपनिंग लायबिलिटीज़ को लेस करना है। और सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ तो दी हुई हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये जो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर है कैश का, ये आपने इग्नोर नहीं करना, इसको यहाँ से हमने पिक करना है, तब हमारा अकोमोडेटेड फंड जो है ना वो ओपनिंग निकलेगा, उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। इसी तरह यहाँ पर देखिए क्लोजिंग वैल्यूज एसेट्स और लायबिलिटी की दी है। वो कैसे, जो क्लब हाउस है यानी कि उनकी बिल्डिंग है या कुछ है, वो उन्होंने दिया हुआ, ओपनिंग में 150 था 1000 और क्लोजिंग में भी वही, कोई चेंज इसके अंदर नहीं आई है। जबकि इक्विपमेंट जो है वो ओपनिंग में 160 का था, अब वो 140 का आपका शो हो रहा है, और साथ ही साथ आपने कुछ ख़रीदा भी और बेचा भी। इसका टी अकाउंट प्रॉपर बनेगा, वहाँ से आप डेप्रिसिएशन जो है ना वो फाइंड आउट करेंगे। फिर आप देखिए जर्नल एक्सपेंसेस ओइंग, ठीक है, जब यहाँ पे ओइंग का वर्ड यूज़ हो गया जनरल एक्सपेंसेस का, तो आपको ये जनरल एक्सपेंसेस को यहाँ पे आपने टिक लगा लेना है, मीन कि इसका टी अकाउंट बनेगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं नीचे दी हुई तो ये सीधा के सीधा आपका 1600 एक्सपेंस आ जाएगा फॉर द ईयर, लेकिन जनरल एक्सपेंसेस का आपको टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। 30,200 आपका एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा टी अकाउंट बनाकर। फिर सब्सक्रिप्शन ड्यू एंड अनपेड, ड्यू और अनपेड है, ये आपने रिसीव करना था स्टार्ट में, बिगनिंग में जो आपका पहला लेसन है उसके अंदर, जो प्रीवियस लेसन्स हैं NPO के, उसके अंदर मैंने सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाकर आपको दिया था, अभी भी हम बनाएंगे। लेकिन ये आप देखिए ये ओपनिंग आपका एसेट है सब्सक्रिप्शन के हवाले से, और ये आपका क्लोजिंग एसेट है। इसी तरह ये पेड इन एडवांस है, ये आपकी लायबिलिटी है। तो इसका मतलब है जो सब्सक्रिप्शन है उसका भी आपको यहाँ पे मार्क कर ले, और आपको वो टी अकाउंट बनाना पड़ेगा, तब आप इनकम फॉर द ईयर कैलकुलेट करेंगे। देन इन्वेंट्री ऑफ द कंपटीशन प्राइस, इन्वेंट्री कंपटीशन प्राइस जो है उसकी इन्वेंट्री आपके पास मौजूद है 800 और 300, और कुछ यहाँ पर आपने उसके प्राइजेस जो है ना वो दिए हुए हैं। तो इसका मतलब है ये प्राइजेस की कॉस्ट भी हमें मालूम होगी जब हम इसका प्रॉपर्टी अकाउंट बनाएंगे। और डिपॉजिट अकाउंट ऑलरेडी जो है ना वो, जैसे कि ये डिपॉजिट शो किया हुआ है, ये यहाँ पर क्लोजिंग में शो हो रहा है। तो आपने इसका जो एसेट का बैंक का अकाउंट है उसको आपने दोबारा से जो रिसीट्स हैं उसमें से पेमेंट माइनस करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि आपके बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, वो आपने लिखना। देन आपके पास जो है ना वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक तो ये आ गई जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आ गए। देन आपको कुछ एडजस्टमेंट्स या जो भी डिटेल है वो गिवन है, उसके मुताबिक हमने अपने एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करना और इनकम्स को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर देखिए ड्यूरिंग द ईयर द इक्विपमेंट विद अ बुक वैल्यू ऑफ 26,000 वर सोल्ड फॉर 24, कि जिसकी बुक वैल्यू 26 थी आपने 24 में सेल कर दिया, मीन्स कि यहाँ पे आपको लॉस नज़र आ रहा है कि 26 वाली चीज़ 24 में बेची है। यही 24 रिसीट में आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। जो जैसे कि मैंने कहा था कि ये कैपिटल नेचर की चीज़ है, इसको आपने इनकम स्टेटमेंट में नहीं लिखना,
लेकिन इनका जो लॉस या गेन है उसको आपने जैसे ग्रॉस प्रॉफिट में आप ऐड कर लेते हैं जो गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट है और लेस कर लेते हैं आप जो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है, बिल्कुल उसी नेचर पे ही आपने इसको लेके चलना है। तो ये 2000 का इफेक्ट आप जो है ना वो वहाँ पर मेंशन करेंगे। देन थर्ड में ऑफ द सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 1 अप्रैल 2011 280 रिमेन्स अनपेड। जो आपने अनपेड 26 था उसमें से 280 अभी तक अनपेड है और वो कह रहे हैं उसको बैड डेट कंसिडर करना है। तो आपने बैड डेट में डेबिट कर लेना है और सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको क्रेडिट करना पड़ेगा इसको। वो सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनेगा और इन्होंने तो अच्छे खासे नंबर भी दिए हैं आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के, तो अभी हम देखेंगे उसको कि वो कैसे बनाना है। जी नेक्स्ट अब चलते हैं। इसकी लास्ट जो एडजस्टमेंट है वो कुछ ऐसे है कि ऑन 1 अक्टूबर 11 20,000 वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द रिसीट एंड पेमेंट टू द शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। ये आपने जो ट्रांसफ़र किया शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है। और कब आपने ट्रांसफ़र किया? अक्टूबर को। तो हमने अक्टूबर से कब तक चलना है? हमने चलना है 31 मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 6 मंथ्स के लिए आपने इसका जो इनकम होगी जो डिपॉजिट करवाया है वो क्योंकि शॉर्ट टर्म है और शॉर्ट टर्म आपने डिपॉजिट करवाया है तो उस पर आपको जो इंटरेस्ट है, द ट्रांसफ़र ऑफ दिस इन द समराइज्ड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अबव, ये वही वाली बात है जो कि ऊपर उन्होंने मेंशन कर दिया। इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम इज अर्नड, ये आपने अर्न कर लिया है। इस 20,000 पर 5% के हिसाब से आपने इंटरेस्ट अर्न कर लिया हुआ है, ठीक है। ये जो इस पर 20,000 पर आपने इंटरेस्ट अर्न कर लिया, लेकिन वो इंटरेस्ट क्या किया आपने? द इंटरेस्ट हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड, अभी रिकॉर्ड नहीं किया। तो अब रिकॉर्ड करेंगे तो आपकी इनकम इंक्रीज कर जाएगी, उधर आपका जो इंटरेस्ट रिसीवेबल है वो एज एन एसेट भी शो हो जाएगा। वेल जी, सो मैं इसे जल्दी से समराइज़ करता हूँ। सबसे पहले आपको कंपोनेंट क्या दिए होंगे? रिसीट एंड पेमेंट दिया होगा जो कि कैश अकाउंट की ही एक शक्ल है या बैंक अकाउंट की है। ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग यहाँ पे आपने फाइंड आउट करना है। ओ लेवल का क्वेश्चन होगा तो क्लोजिंग दिया होगा, ये ए लेवल का क्वेश्चन है इसलिए क्लोजिंग उन्होंने नहीं दिया हुआ, वो आपने खुद मालूम करना है। ये रिसीट्स हैं, इसमें कैपिटल रिसीट्स भी आएंगी और रेवेन्यू भी। रेवेन्यू रिसीट्स जो है उनमें आप सारी रिसीट को आप एज एन इनकम लिखेंगे अदर देन कि जिनका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर दिया होगा। तो ये सब्सक्रिप्शन है उसको मैंने मार्क कर लिया है, इसको आपने मार्क कर लेना है। बाकी जो कंपटीशन रिसीट है ये एज इट इज़ इनकम आ जाएगी। ये जो डांस की टिकट सेल है वो भी आ जाएगी, इसी तरह डोनेशन भी आ जाएगी। ये कैपिटल नेचर है, इसको आपने इनकम स्टेटमेंट में नहीं लिखना, रादर ये आपकी कैपिटल नेचर है, राइट। इसी तरह पेमेंट साइड पे आएंगे तो सारी की सारी जो पेमेंट्स हैं उसमें से आपने जो रेवेन्यू नेचर की हैं और उनका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं है वो एज एन इनकम आ जाएगा। जिसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको आप स्टेरिक लगा लेंगे या डॉट लगा लेंगे, जैसे कि मैंने कंपटीशन प्राइस को डॉट लगा लिया। डिनर डांस हायर, बैंड हायर किया, खर्चा है, ये भी खर्चा है। इंश्योरेंस जो है ना वो आपके यहाँ पे कोई प्रीपेड आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस नहीं नज़र आ रही, लिहाजा ये सारा का सारा जो पेमेंट है एक्सपेंस फॉर द ईयर ही आ जाएगा। मेंटेनेंस का एक्सपेंस है, इक्विपमेंट आपकी कैपिटल नेचर है तो इसको आप एक्सपेंस में नहीं लिखेंगे, रादर इसको SOFP के अंदर जो है वो हम लिखेंगे और साथ में डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के अंदर हम इसे लेके आएंगे। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी कोई नहीं, जनरल एक्सपेंसेस का यहाँ पे प्रीपेड आउटस्टैंडिंग था वहीं था तो इसलिए इसका हम टी अकाउंट बनाएंगे और क्लोजिंग बैलेंस मालूम करेंगे। फिर आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा। मैंने आपसे लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि जो ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं उनके अंदर आपने जो ओपनिंग जो अकाउमुलेटेड फंड है वो आपने कैलकुलेट करना है और उसका बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन उसका सोल्यूशन है कि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ओके, तो एसेट्स सारे के सारे यहाँ पर गिवन है, अदर देन जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपने यहाँ से लेना है। कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है, बैंक का ओपनिंग बैलेंस है वो यहाँ से लेना है, बाकी एसेट्स सब ऐड कर लेना है और लायबिलिटीज को लेस कर देना है, तो आपका ओपनिंग अकामुलेटेड फंड आएगा। ये क्लोजिंग वैल्यू सारी की सारी आपकी एज इट इज़ जो है ना वो चली जाएंगी जो आपका SOFP है उसके अंदर। ये थर्ड वीडियो के अंदर हमने ये चीज़ शेयर की थी। अब आते हैं रिक्वायरमेंट की तरफ। यहाँ पे वो कहते हैं कि प्रिपेयर आप करें सब्सक्रिप्शन का अकाउंट ऑफ PPER क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 12 और 7 मार्क्स हैं इसके।
तो इसको अब हम प्रिपेयर करते हैं जी। तो सबसे पहले अब हम सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाएंगे और 7 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी। ये देखिए सब्सक्रिप्शन का टी अकाउंट बनाएंगे हम। सब्सक्रिप्शन अकाउंट वेल जी। तो जो आपका सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस है, सबसे पहले उसको देखते हैं। ये देखिए, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, इधर कर लेता हूँ। ये देखिए आपके पास सब्सक्रिप्शन ड्यू एंड अनपेड, ये आपका एसेट ओपनिंग आ रहा है। ये ओपनिंग डेट को देख लीजिएगा। समटाइम उन्होंने क्लोजिंग इधर लिखी होती है, ओपनिंग इधर लिखी होती है। तो आपने सबसे पहले मेक श्योर करना है ओपनिंग कौन सी, क्लोजिंग। ये 2600 आपका जो है वो अनपेड है, यानी कि रिसीवेबल है। तो ये आपका एसेट है, तो 2600 मैं यहाँ लिख लूँगा। ये आपका अनपेड। और इसी तरह जो आपकी क्लोजिंग अनपेड होगी वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी, और वो क्लोजिंग वैल्यू है 26 के अगेंस्ट यहाँ पर 31 लिखा हुआ, तो 31 यहाँ पर आ जाएगा, 31 इधर आ जाएगा। इसी तरह आपने क्या करना है कि सब्सक्रिप्शन जो पेड इन एडवांस है या प्रीपेड है वो 6300, दैट इज योर लायबिलिटी। तो ओपनिंग लायबिलिटी का बैलेंस किधर आता है, यहाँ पर ब्रॉट डाउन। ये है प्रीपेड या पेड इन एडवांस, ये आपकी लायबिलिटी है और ये आपका एसेट। तो लायबिलिटी आपकी आ गई 6300 यहाँ पर, और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है कैरी डाउन वो इधर आ जाएगा, एंड दैट इज, तो मुझे देखने दें, दैट इज 4500, ये 4500। ऑल राइट। अब जो सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हो गई है वो सारी की सारी आपके बैंक में तो डेबिट साइड पे आएगी, इसके क्रेडिट साइड पे। तो बैंक यहाँ पे लिख लेंगे, बैंक। और यहाँ पर जो टोटल रिसीट है वो अगर आप देख पा रहे हैं तो क्वेश्चन में हमें दी हुई थी, ये देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 84400, 84400, ये आपकी रिसीट है। फिर एक एडजस्टमेंट ये दी थी उन्होंने कहा था कि जो आपकी सब्सक्रिप्शन 1 अप्रैल वाली है इसमें से 280 आपने राइट ऑफ करने, 280 राइट ऑफ करने हैं। तो बैड डेट में आप डेबिट कर लेंगे और प्रोविजन के इसके सब्सक्रिप्शन के अकाउंट के अंदर यहाँ पे 280 आप जो है ना वो बैड डेट के नाम से लिख लेंगे, यानी कि इसमें से कुछ कैश मिल गया, जो नहीं मिला वो बैड डेट, कुछ इसमें से कुछ कैश मिल गया वो इधर आ गया, और जो नहीं मिला वो यहाँ पर आपने लिखते हैं बैड डेट के तौर पे। अगर बैड डेट ना होते तो हमारे वो स्टैंड कर जाते रिसीवेबल के अंदर, तो इस 3100 के अंदर ये चीज़ ऐड होनी थी। तो यहाँ पे जो आपकी मिसिंग वैल्यू है दैट इज़ योर सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये है सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, ये आपने इसका कैलकुलेट करनी है। तो इसको टोटल कर लेते हैं, इसका डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा जी। तो इसका टोटल हम करते हैं क्योंकि ये ग्रेटर साइड है, इसका टोटल आ गया 94,080। इसी टोटल को आप यहाँ पे लिख लेंगे। ये आपका जो इनकम फॉर द ईयर है वो 86,980, ये आपकी इनकम फॉर द ईयर कहलाएगी सब्सक्रिप्शन के अगेंस्ट। फिर आपने जो ये कैरी डाउन बैलेंस है इसका ब्रॉड डाउन यहाँ पर लाजमी लिखना है, इसका भी 1 नंबर है, और इसी तरह ये कैरी डाउन को ब्रॉड डाउन भी लिखना है, इसका भी 1 नंबर है। तो टोटल 7 उन्होंने जो है ना वो मार्क्स दिए हुए। तो 1 नंबर तो आपका आ गया, ये 1 नंबर ये आ गया, 2 नंबर आ गया आपके, ठीक है, 3 नंबर आ गए, ये तीसरा नंबर आ गया, ये चौथा नंबर आ गया, ये आपका जो है ना वो 5वां नंबर आ गया, छठा और 7वां। तो इस अकाउंट के 7 नंबर इस तरह जो है ना वो एलोकेट हो गए थे। तो अब बाकी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं।
सब्सक्रिप्शन का अकाउंट हम बना चुके हैं और उसमें मार्किंग भी हमने देख ली कि एग्जामिनर कैसे कैसे मार्क करते हैं। उन्होंने 7 मार्क्स दिए थे टोटल, और उसके लिए मैंने आपको बता दिया किस चीज़ के कितने मार्क्स हैं। एक चीज़ बस गौर से देखिएगा कि ये जो कैरी डाउन बैलेंस है इसको ब्रॉड डाउन लिखने का भी एक नंबर है। तो अगर हम कैरी डाउन लिख लेते हैं, उसको ब्रॉड डाउन नहीं करते, तो इसमें एग्जामिनर जो है ना वो मार्क्स डिडक्ट कर लेगा, आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। तो आपने 7 मार्क्स टोटल जो है ना वो हासिल करने हैं और वो इस तरह ले सकते हैं। तो अब बाकी जो पोर्शन है उसकी तरफ आते हैं। तो रिक्वायरमेंट एक्चुअली हमारी जो थी वो कुछ ऐसी थी कि हमें कहा गया था एग्ज़ाम पेपर के अंदर कि आप लोग प्रिपेयर करें सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर PPER क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 12, 7 मार्क्स इसके थे। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है, प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर PPER क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। क्लियरली आइडेंटिफाई द प्रॉफिट और लॉस ऑन द डिनर डांस एंड कंपटीशन। तो इसमें स्पेसिफाई कर दिया कि आपने प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना है जो डिनर डांस है उसके ऊपर, या एक क्लब के अंदर कोई एक्टिविटी हुई उसमें से प्रॉफिट या लॉस जो है ना वो आपने कैलकुलेट करके, अगर प्रॉफिट है तो इनकम बन जाएगी जैसे कैफ़े का प्रॉफिट है, अगर वो लॉस है तो आपका एक्सपेंस बन जाएगा जैसा कि आपका जो है ना वो जो कैफ़े का लॉस था। तो आपने उसको क्लियरली आइडेंटिफाई करना। ऑलराइट, तो ये चीज़ आपने आइडेंटिफाई करके उधर लिखनी है। तो लास्ट आपकी जो थर्ड है और इसके लिए बी पार्ट के लिए 13 मार्क्स हैं, और जबकि 10 मार्क्स के लिए उन्होंने कहा कि प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन PPE क्लब एज एट 31 मार्च 2012। तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट की तरफ आते हैं कि इनकम स्टेटमेंट को हमने लेके चलना है। तो इसके लिए डियर व्यूअर्स मैंने आपको ये बताया था कि आपके पास रिसीट साइड सबसे पहले हम देखते हैं। रिसीट्स में देखें, हमने सब्सक्रिप्शन को डील कर लिया, सब्सक्रिप्शन हमने बना ली, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर भी आ गया। ये कंपटीशन जो है ना उसकी रिसीट्स हैं, कंपटीशन की रिसीट्स हैं। ओके, ये आपकी इनकम है। अब यहाँ पर हमने करना क्या है, करना ये है कि आप ये देखेंगे कि कंपटीशन के हवाले से एक्सपेंसेस आपके इधर दिए हैं। तो आपका जो कंपटीशन की रिसीट्स हैं और उसमें से कंपटीशन के एक्सपेंसेस वो माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। जो प्रॉफिट आएगा उसको आप जो है ना वो मेंशन कर देंगे अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर। मैं आपको जो फॉर्मेट दिखाऊंगा या जिससे मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, मैं एक सिंपल टी अकाउंट बनाऊंगा जैसे कि मैंने सब्सक्रिप्शन का बनाया था। एक्सपेंसेस सारे के सारे मैं डेबिट साइड पे लिख लूँगा और जो उसकी इनकम्स हैं उसको क्रेडिट पे लिख के, तो उसका जो डिफरेंस होगा, अगर डेबिट साइड का बैलेंस आ जाता है तो फिर इसका मतलब एक्सपेंस एक्सीड करके लॉस आ जाएगा, अदरवाइज वो इनकम आ जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी जो कंपटीशन है उसके हवाले से। एसेट आपका डेबिट साइड पे आ जाएगा, 800 आपने यहाँ पर लिख दिया डेबिट साइड पे, और दूसरी अमाउंट जो है वो 300 है आपने इधर लिख दी। राइट, देन आपने क्या किया कि जब कंपटीशन से रिसीट की गई तो आपने बैंक की डेबिट साइड पे लिखा होगा, तो इसके क्रेडिट साइड पे तो जितने भी आपको कंपटीशन से सेल प्रोसीड है वो आप यहाँ लिख लेंगे, सेल्स सीड्स, यानी कि आपका जो बैंक है वो रीज़न बन जाएगी। और यहाँ पर जितने पैसे आपके बैंक के, आप देखिए बैंक की डेबिट साइड पे जो लिखे होंगे रिसीट 12,200 वो हम यहाँ पे डाल देंगे। ओके, ये आपने यहाँ पे कर लिया। अब जो स्पेंडिंग की है आपने वो आपने डेबिट साइड पे लिखनी है। यहाँ पे देखिए स्पेंडिंग कितनी है इसकी, जो आपका कंपटीशन प्राइस है 3100 आप यहाँ पर लिख लेंगे। 3100 ये आपका बैंक आ गया और इधर आपने ये पेमेंट्स की हैं, पेमेंट्स। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस मैंने कहा था कि क्रेडिट साइड का बैलेंस जो है ये क्रेडिट साइड है और ये आपकी डेबिट साइड है। तो क्रेडिट साइड एक्सीड करेगी तो प्रॉफिट है, और अगर लॉस यानी कि वो अगर डेबिट साइड एक्सीड कर जाएगी तो लॉस आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा 12,500 टोटल आ रहा है
और जो कि इससे कहीं ज़्यादा है, लिहाजा आपका बैलेंस ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये गेन आ गया, गेन। ओके, सो इसका डिफरेंस जो है ना वो हम यहाँ पर लिखेंगे, और डिफरेंस इसका कितना आएगा वो इसको माइनस करके हम देख। इसका बैलेंस हमारे पास 8,600 ये आपका गेन आ गया, जो कि आपकी इनकम बन जाएगी। ठीक है, इसको मैं ऐसे स्टाइलिक लगा लेता हूँ क्योंकि इन्हें इनकम स्टेटमेंट में हमने लिखना है। इसको भी ऐसे स्टाइलिक लगा लेते हैं, इसको भी स्टाइलिक, ये इनकम स्टेटमेंट की वैल्यूज बन जाएंगी। राइट जी, अब नेक्स्ट आइटम को पकड़ते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास जो फाइंड आउट करने वाली है वो आप रेवेन्यू में अगर देखें, रेवेन्यू में आपके पास सब्सक्रिप्शन वी हैव डेल्ट विद इट, फिर कंपटीशन रिसीट हमने कर लिया, फिर ये डिनर डांस। ठीक है, डिनर डांस के भी हम इसी तरह टी अकाउंट बना लेंगे जैसे कि यहाँ पे बनाया डांस। तो इसका आपने टी अकाउंट बनाया, वही कॉन्सेप्ट है। इसकी अगर कोई इन्वेंट्री पड़ी हुई तो इधर, और अगर रिसीवेबल हैं तो यहाँ आ जाएंगे, और पेबल उधर आ जाएंगे दूसरी साइड पे। ठीक है, एसेट्स और लायबिलिटी वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है वही इधर अप्लाई होगा। तो देखते हैं सबसे पहले इसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है डिनर डांस के हवाले से। यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग इनका कुछ भी नहीं दिया हुआ, यानी कि यहाँ पर कोई इसकी आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड नहीं है। तो फिर इधर हम आ जाते हैं इसके रिसीट साइड पे। रिसीट साइड के अंदर आपको टिकट सेल 14,000 बैंक में डेबिट है, और इसको आप इधर क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे बैंक के नाम से, बैंक, दैट इज 14,000। ओके, 14,000 हमने इधर लिख लिया। अब इसका जो एक्सपेंस है वो आपको पेमेंट साइड पे यहाँ पे नज़र आएगा। उसमें आपने कौन कौन सा एक्सपेंस किया, एक बैंड हायर किया था 2400 में, तो 2400 आप यहाँ लिखेंगे। ये आपका बैंक आ गया, ये देखिए 24 आपने इसकी डेबिट साइड पे लिख लिया। राइट, बैंक आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्या चीज़ थी, ये कैटरिंग का आपका था, कैटरिंग के आपने 5200 दिए थे, 5200 आप यहाँ पे 5200 यहाँ पे लिखेंगे कैटरिंग के लिए, और ये भी आप बैंक लिख लेंगे। ठीक है, ये आपका बैंड का था और ये आपका कैटरिंग। इसको आप नेट ऑफ कर लें। अगर क्रेडिट साइड एक्सीड कर गई, ये बैलेंस इधर आया तो ये आपका गेन है, अगर अदरवाइज इधर प्रॉफिट है। तो ये वाली 14,000 वाली साइड एक्सीड कर गई है। मैं नॉर्मली बच्चों को कहता हूँ, स्टूडेंट्स को, कि आप जो ग्रेटर अमाउंट हो ऐसे एरो लगा लिया करें ताकि पता चले कि हमने किसको सबसे पहले टोटल किया। तो ये डिफरेंस इधर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा गेन, गेन ऑन डांस डिनर। तो ये आपका तीसरा स्टेप आ गया। तो इसकी अमाउंट हम यहाँ पे डाल लेते हैं। सो 6400 आपका ये बैलेंस आ गया। तो देखिए हमने 3 जो कंपोनेंट्स हैं इनकम स्टेटमेंट के, इनकम में से वो हमने ले लिए। एक तो इसका गेन आ गया डांस का। उन्होंने कहा था कि आप क्लियरली मेंशन करें कि आपका गेन है या लॉस है, इनके ऊपर उनको अलहदा से आपने आइडेंटिफाई करना है। तो हमने वर्किंग बना ली, इसको आपने वर्किंग 1 कह दिया, ये आप कह लें वर्किंग 2, और इसको भले आप वर्किंग 3 कह लें, या इसको वर्किंग 1 भी कह सकते थे। तो ये आपने सब्सक्रिप्शन, ठीक है, मेन काम कर लिया, फिर आपने कंपटीशन वाला काम कर लिया, और फिर ये डिनर वाला। क्योंकि वीडियो बन रही है तो वीडियो में डेफिनेटली ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अब पेपर में बैठे होंगे या प्रैक्टिस करेंगे तो ये जल्दी जल्दी आप ये कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट इसके अंदर इनकम के अंदर क्या रहेगा। डोनेशन देखिए 1500 दिया हुआ है, और डोनेशन के लिए रिसीवेबल वो कुछ नहीं है, इसका मतलब सारी की सारी आपकी इनकम आ जाएगी, ये एज इट इज़ हम ले लेंगे। और लास्ट थिंग हेयर इज़ योर सेल ऑफ इक्विपमेंट। इसमें से आपको पता है कि ये कैपिटल नेचर की है, इसको आप इनकम स्टेटमेंट में नहीं लिखते। हाँ, इसमें जो गेन और लॉस होगा उसको हम ज़रूर जो है ना यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब पेमेंट साइड पे आते हैं। देखिए कंपटीशन प्राइस आपने देख लिया, ये भी आपने दोनों उसी अकाउंट के अंदर बना लिए। अब इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस देखिए
800 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कोई प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस है नहीं है, इसका मतलब ये सारा का सारा एज एन एक्सपेंस आ जाएगा। फिर आपका क्लब हाउस मेंटेनेंस है, इसके लिए रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे, सीधा इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस आ जाएगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। फिर इक्विपमेंट है, ये आपका कैपिटल नेचर है, इसके लिए आप यहाँ पर एक कैलकुलेशन करेंगे डेप्रिसिएशन की, तो वो मैं आपको शेयर करता हूँ कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए सिंपल आप ये करें, एक तो रिवैल्यूएशन मेथड है वो यूज़ कर लेंगे, नहीं तो आप जो है ना वो इसका अकाउंट बना लेंगे जो आपका एसेट है। एसेट का नाम हमारे पास है जो है वो दैट इज इक्विपमेंट। इसका देखिए यहाँ पे टी अकाउंट बना लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस आपको पता है एसेट है तो डेबिट आएगा, और अदरवाइज इसका लायबिलिटी होती है तो क्रेडिट पे आता है, क्योंकि ये एसेट है इसलिए डेबिट साइड पे आएगा। देखिए आपने जो ओपनिंग इक्विपमेंट है आपके पास दिया हुआ है वो आपके पास है 160 और क्लोजिंग आपके पास है 140, तो मैं यहाँ पे ब्रॉड डाउन इसका ले आता हूँ 160 और यहाँ पे कैरी डाउन इसका ले जाता हूँ 140,000। राइट, ये आपका जो है ना, क्योंकि इसका वो उन्होंने हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी कि आप इसका अकाउंट बनाएं, इसलिए ब्रॉड डाउन इसको लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है। जो जो एसेट परचेज कर लिया वो हम यहाँ लिख लेंगे, और वो एसेट है 46 का आपने परचेज किया तो डेबिट साइड पे यहाँ पर आप लिख लेंगे ये बॉट। ठीक है, अब उसके बाद जो सोल्ड है वो हम यहाँ लिख लेंगे, इनके ये बैंक कितना आपने 24,000 का सॉरी वो आपके पास बुक वैल्यू जो थी वो थी 26, तो 26 इधर लिखेंगे। ठीक है, 26,000 यहाँ लिखेंगे। जो डिफरेंस है दैट विल बी योर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन में डेबिट होगा तो यहाँ पे आपकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगी, इसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करें। ठीक है, ये आप वर्किंग 4 ये कर लीजिए। ठीक है, ये ज़रूर आप निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम इसकी अमाउंट लिख देंगे कि कितनी अमाउंट इसकी डेप्रिसिएशन की हमने इस दफ़ा चार्ज, सो दैट इज़ 40,000, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। राइट जी, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे पास और एक्सपेंस कौन सा है। जर्नल एक्सपेंसेस, इसका भी टी अकाउंट बनाना होगा हमें, वो हम बनाते हैं। नेक्स्ट वर्किंग हम लोग करेंगे जर्नल एक्सपेंसेस के हवाले से। ये देखिए, क्योंकि जर्नल एक्सपेंसेस हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है, जर्नल एक्सपेंसेस, सो अमाउंट गिवन है यहाँ पर 32,200, ये पेड है। जबकि हम जब यहाँ पर देखते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग एसेट्स और लायबिलिटीज के हवाले से, तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ओइंग, तो ये हमें लायबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। ओपनिंग के अंदर 800 है और क्लोजिंग के अंदर 400 है। तो जब भी, जैसे मैंने पहले भी आपको जिक्र किया कि जब भी एक्सपेंसेस या इनकम में भी अमाउंट हो, ये वो पेमेंट है और ये रिसीट है, आपकी जो रिसीट साइड है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपको बैलेंसेस मिलें एसेट्स और लायबिलिटीज़ के हवाले से ओपनिंग या क्लोजिंग, तब आपने लाजमी टी अकाउंट के थ्रू ही एक्सपेंस फॉर द ईयर या इनकम फॉर द ईयर कैलकुलेट करनी है। तो अभी जनरल एक्सपेंसेस की मैं वर्किंग आपके सामने बनाता हूँ। इसे हम वर्किंग 5 कर लेते हैं। मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि क्योंकि ये काम हम जो कर रहे हैं ये अभी वीडियो बन रही है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा होगा भी ये तो टाइम इतना ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे खुद, और शायद फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लगे लेकिन सेकंड टाइम इंशाल्लाह ताला आपको इस पे ज़रा भी टाइम नहीं लगने वाला। तो यहाँ पे जर्नल एक्सपेंसेस इसका सिंपल टी अकाउंट बनाएंगे हम। ये देखिए, ये टी अकाउंट इसका जो है ना प्रिपेयर करेंगे हम। इसका जो पेमेंट है बैंक की क्रेडिट साइड पे आएगी, तो इसके डेबिट साइड पर यहाँ पर इसका बैंक जो है ना वो लिख देंगे रीजन 30200, और ओपनिंग बैलेंस इसका यहाँ पे ओइंग था, मींस के उसकी लायबिलिटी थी वो थी 800, ये हमने इधर लिख लिया, और क्लोजिंग को कैरी डाउन इधर लिख लीजिएगा। कैरी डाउन आपका जो है ना वो
दैट इज़ 400। यहाँ पे अगेन मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि वर्किंग है हमारी, और वर्किंग के अंदर उन्होंने नहीं कहा कि आप इसका टी अकाउंट बनाएं, हम खुद बना रहे हैं। तो लिहाजा कैरी डाउन का ब्रॉड डाउन अगर नहीं भी लिखते तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं एहतियातन लिख देता हूँ ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए कि ये हमें ब्रॉड डाउन लाजमी लिखना है कि अगर टी अकाउंट का क्वेश्चन आए तो उसमें ब्रॉड डाउन का भी एक नंबर जो है ना वो दिया होता है उन्होंने। तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपका एक्सपेंस फॉर द ईयर आ जाएगा, जिसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप कहेंगे एक्सपेंस फॉर द ईयर। इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ये आ गया 30,600, टोटल 30,600, और ये इसको माइनस करके हम लिख लेंगे। तो देखिए अमाउंट कोशिश करें कि आप जो है ना वो बहुत सिंपल सी अमाउंट होती हैं, लेकिन उनको आप कैलकुलेटर के थ्रू करें हमेशा। उसकी रीज़न ये है कि सम टाइम ट्रांसपोजिशन एरर आ जाते हैं, या कोई चीज़ ऐड करनी होती है हम लेस कर देते हैं, तो उसमें इशू आता है। तो आपने हमेशा कैलकुलेटर का यूज़ करना है प्रैक्टिस में भी और एग्ज़ाम के अंदर। ये आपका एक्सपेंस होता ही आ गया। तो ये हमारी पांचवी जो है ना वो वर्किंग आ गई। फिर एक वर्किंग हमारी रह गई थी, जो दो और वर्किंग हैं हमारी। एक तो आपका इंटरेस्ट इनकम की, इंटरेस्ट इनकम, ये हमें कैसे पता लगा कि इसको वर्कआउट करना है? वो अगर हम क्वेश्चन को दोबारा एक दफ़ा वो वाला सेगमेंट पढ़ें तो हमें पता लगेगा कि 20,000 1 अक्टूबर को हमने करवा दिया। एक तो हमें टाइम का पता होना चाहिए कि कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट हुई है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज़ कि अमाउंट कितनी है और उस पर रेट कितना है। तो 20,000 अमाउंट है जो हमने इन्वेस्ट कर रखी थी। देखिएगा इन्वेस्टमेंट है आपकी $20,000 और रेट है 5%, और टाइम आपका मंथ्स में होगा, क्योंकि आपका जो 31 मार्च आपका एंडिंग है, और अक्टूबर 1 से आपने स्टार्ट किया था। 1 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 मंथ्स आपके जो है ना वो बन गए। तो 6 और 12 करेंगे, क्योंकि ये जब आप 20,000 का 5% लेंगे, ये तो एक साल का इंटरेस्ट आएगा, तो एक साल तो हमें इन्वेस्टमेंट किए हुए नहीं होगा। लिहाजा 6/12 करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट है वो आएगी कि जो जितने टाइम पीरियड के लिए हमने इसकी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 5%, ये भी इसका की पॉइंट है कि परसेंटेज लेनी हो तो आप इसको डेसिमल में लिख लें तो वो ईजी हो जाएगा आपके लिए। ये 5% पूरे साल का आ गया, और क्योंकि 6 मंथ्स है 6/12 करेंगे तो यानी कि हाफ ईयर का लेना तो डिवाइडेड बाई 2 में कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास $500। तो ये आपकी जो है ना वो इस क्योंकि ये एडजस्टमेंट है तो दो जगह पर एडजस्टमेंट आपको पता होती है। एक तो आपके जो इनकम है वहाँ पर रिकॉर्ड होगा, क्योंकि इनकम में भी रिसीवेबल है, तो रिसीवेबल इनकम आपको पता है आपका एसेट होता है, तो एज एन एसेट भी आएगा। तो इसके दो इम्पैक्ट आएंगे, ठीक है। और अब जो एडजस्टमेंट होती है हमेशा उसको याद रखिएगा, क्योंकि उसकी डबल एंट्री पास नहीं हुई होती। तो एडजस्टमेंट आर द थिंग्स विच वी हैव टू पास डबल एंट्री। तो डबल एंट्री हमने उसकी पास करनी है, मीन के डबल एंट्री, उसका रिकॉर्ड हमने मेंटेन करना है। एक किसी अकाउंट लेजर के डेबिट में जाएगा, दूसरा इम्पैक्ट किसी क्रेडिट में जाएगा। तो ये हमारी इनकम भी है, इनकम आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, ये इनकम में आ जाएगा, और प्लस ये आपका एसेट भी शो होगा, राइट। और आखिरी वर्किंग इसके अंदर जो है ना वो हमारी रह गई, ठीक, ये हो गया हमारा जनरल एक्सपेंसेस और जो है आपका इंटरेस्ट अर्न आ गया। लास्ट वर्किंग हमारी 7 वर्किंग हम इसमें करेंगे, और वो है लॉस और गेन ऑन नॉन करंट एसेट्स। गेन और लॉस ऑन
डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। आपको पता है अगर बुक वैल्यू आपकी ज़्यादा है जो है ना वो रसीद से, तो आपका लॉस आ जाता है। और अगर आपकी नेट बुक वैल्यू जो है, नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट वो लेस है जो कैश रसीद से, तो आपका गेन है। गेन तो इस सूरत में आपने क्वेश्चन रीड किया। क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसे था कि नेट बुक वैल्यू हमारी या बुक वैल्यू हमारी 26 थी, हमने उसे बेचा 24 के अंदर, तो बुक वैल्यू एक्सीड कर गई तो आपका लॉस आ जाएगा। बुक वैल्यू हमारी है 26,000, इट इज़ ग्रेटर देन 24,000 बाय हाउ मच, $2,000। ये आपका लॉस है। ये आपकी 7 वर्किंग है। तो ये वर्किंग हमने कर ली, जिसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखी, लॉस ऑन डिस्पोजल देखा, फिर हमने इंटरेस्ट की इनकम देखी कितनी है, फिर हमने देखा जनरल एक्सपेंसेस हमारे कितने बने, फिर हमने देखा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारा कितना बना, और दूसरी वर्किंग्स हमने यहाँ पर कर रखी थी कि डांस डिनर जो है उस पर हमने कितने पैसे अर्न किए। तो ये जो गेन है आपका, ये आपका एज एन इनकम जो है ना रिकॉर्ड हो जाएगा। इसी तरह कंपटीशन जो हमने किया था, सेल इतनी थी, ये हमारे कुछ इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, और ये हमारे पास जो गेन है इसका आ गया, क्योंकि बैंक रिसीट वाली साइड बढ़ जाए यानी कि क्रेडिट साइड बढ़ी है तो इनकम आपकी आ जाएगी। फिर आपने डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया था, सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट किया था, वो आपके पास ये आ गया। और डेप्रिसिएशन हम ऑलरेडी आई गेस कर चुके थे। और वेयर इज द डेप्रिसिएशन, अच्छा जी डेप्रिसिएशन एग्जैक्टली, ये डेप्रिसिएशन ऑलरेडी हो गया था। तो मोर लेस आपने सारी चीज़ें कर ली जिनमें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस थे और जिनका टी अकाउंट बनना था। बाकी की जो इनकम चाह जाएंगी जिन पे मैंने स्टैटिक नहीं लगाया था, ये देखिए जैसे इंश्योरेंस है उस पर स्टैटिक नहीं लगा था, ये स्टेट वे आपका एक्सपेंस है। क्लब मेंटेनेंस पे कोई स्टैटिक नहीं लगा, मीन के कोई एडजस्टमेंट ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, तो ये स्टेट वे आपका एक्सपेंस आ जाएगा। इसी तरह कोई इधर इनकम है, जैसे डोनेशन के ऊपर हमने नहीं स्टैटिक लगाया था या वो उसका टी अकाउंट नहीं बनाया, ये सीधी, क्योंकि इसमें ना रिसीवेबल ना पेबल, ओपनिंग क्लोजिंग में इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, लिहाजा ये सारा का सारा आपका जो है ना वो एज एन इनकम ही रिकॉर्ड होगी ये वाली वैल्यू। और बाकी चीज़ें हमने ऑलरेडी डील कर चुके हैं। तो इसका क्लोजिंग बैलेंस भी हमें फाइंड आउट करना है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं खुद ही कि वो उसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे पास अमाउंट है 3,000 प्लस 84,400 प्लस 2,2,2,0 प्लस 14,000 प्लस 1,500 और प्लस 24,000। तो टोटल हमारा डेबिट साइड का आ गया 13,91,00। क्रेडिट साइड हम इसमें से माइनस कर देते हैं, या क्रेडिट साइड का मैं टोटल करता हूँ पहले। 3,100 प्लस 2,400 प्लस 5,200 प्लस 9,800 प्लस 1,03,000 प्लस 46,000 प्लस 3,02,000 प्लस 1,600 प्लस 20,000। तो टोटल इसका जो क्रेडिट साइड का है वो 128,600 आ गया। तो इसमें बैलेंस हम देख लेते हैं, इसमें डिफरेंस ले देते हैं 13,91,100। तो आपके पास जो बैंक अब रहेगा, बैंक का जो डेबिट बैलेंस है बैंक का, वो आपके पास आ गया 10,500। ये आपको यूज़ करना है SOFP के अंदर। ले जी, हमने ग्राउंड सारी तैयार कर ली, जैसे वो कुकिंग के चैनल वाले सारी मसाले वसूले काट के रख लेते हैं, फिर जनाब उसको बनाना शुरू करते हैं। तो अब हम आते हैं अपनी डिश की तैयारी की तरफ, और वो हमारी आज की डिश का नाम है दैट इज़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट हम जो है ना ऑलरेडी हमने देख लिया हुआ था। अब मैं इसको दोबारा बनाता हूँ। तो उसमें आप देखिए ऊपर तो क्लब का नाम आ जाएगा, ये इनकम एंड
एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए इसका नाम तो अकाउंट है, मीन टी अकाउंट फील होता है, लेकिन इसको आपने बनाना जो है ना वो स्टेटमेंट में, आप अकाउंट में भी बना सकते हैं। अकाउंट में बनाएंगे तो क्या करेंगे, इनकम सारी क्रेडिट साइड पे और डेबिट साइड पे आपके एक्सपेंसेस आ जाएंगे जस्ट, ठीक है। तो डोंट यू वरी, वो उसमें कोई इशू नहीं है। ये आ जाएगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ठीक है जी। तो यहाँ पर सबसे पहले इनकम्स आ गई। इनकम्स जो आपने वर्किंग वगैरह में की हुई हैं वो सारी हम इनकम यहाँ पे लिखते हैं, राइट। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन थी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। उसके अलावा हमारे पास था जो प्रॉफिट ऑन कंपटीशन, गेन या प्रॉफिट ऑफ कंपटीशन है। फिर इसी तरह गेन और प्रॉफिट ऑफ, या ऑन कह लें, ऑन, ये ऑन वर्ड यूज़ कर लेते हैं, ऑन डिनर ओके, ऑलराइट। फिर उसके बाद आपके डोनेशंस हैं और फिर आपके पास इंटरेस्ट अर्न्ड जो हमने वर्किंग के अंदर किया था, ऑलराइट। तो सब्सक्रिप्शन की मैं यहाँ पे वर्किंग का रेफरेंस भी दे सकता हूँ। ये वर्किंग हमने क्यों की थी, नंबर मेरे जहन में भी नहीं है, उसका नंबर हम यहाँ पे देख लेंगे, इसका भी नंबर हम दे लेंगे, इसका भी नंबर हम दे लेंगे। और डोनेशन के लिए तो वर्किंग की ज़रूरत ही नहीं, तो सीधी अमाउंट आ जाएगी। इसी तरह इसकी भी वर्किंग का नंबर हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो मैं ज़रा देख लूँ, पीछे मैंने वर्किंग जो की थी वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन की वर्किंग है हमारी 3। मैं यहाँ पे इसका रेफरेंस लिख लेता हूँ सब्सक्रिप्शन का, और अमाउंट थी मेरे पास 86,980, ओके, ये मेरी थी। और फिर मैंने कंपटीशन किया था, उसमें गेन आया था और वो था 8600। ये एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं, और उसकी वर्किंग मैंने बनाई थी 1, ऑलराइट। नंबर का कोई मसला नहीं है, 1 2 3 आप पहले बाद में लिख सकते हैं। डांस डिनर वर्किंग हमने इसकी बनाई थी 2, और इसकी अमाउंट हमारे पास आई थी 6400। ए लेवल्स में जब आप आते हैं तो यू नीड टू शो द वर्किंग एज वेल, तो वर्किंग का रेफरेंस भी दें और वर्किंग भी शो करें अपने पास वहाँ पर। देन जी डेप्रिसिएशन है, उसको हम बाद में देखेंगे। इंटरेस्ट है 500, हमारा 500 इंटरेस्ट है। डोनेशन के लिए कोई वर्किंग नहीं की थी, तो डोनेशन कहाँ से ले लिया हमने, ये 1500 का डोनेशन आ गया। ये आपकी टोटल इनकम्स आ गई। इनको हम ऐड कर लेंगे और इसमें से फिर हम क्या करेंगे, लेस, मैं इधर कर लेता हूँ लेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के वाले से सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आपने डेप्रिसिएशन जो है ना उसको रिकॉर्ड करना। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये भी आपने वर्किंग के अंदर फाइंड आउट किया हुआ था, और इसका नंबर था दैट इज़ 4, ओके। 4 नंबर की वर्किंग थी, और उस पर अमाउंट में इनर कॉलम में लिख लूँगा टोटल करके, एक ही दफ़ा वहाँ से माइनस कर लेंगे, एंड इट इज़ 40,000। इसके अलावा एक और हमने वर्किंग की थी यहाँ पर जर्नल एक्सपेंसेस की, और अमाउंट थी हमारी 29,800 जी। ये आपका जो एक्सपेंस है जर्नल एक्सपेंसेस वो आ गया। इसको भी हमने वर्किंग की थी इसकी, और एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप वर्किंग यहीं पे एडलेस कर लें, लेकिन मैं उसको रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि जिस चीज़ को हमने ऐड करना है
तो उधर जितना सोचने में टाइम लगेगा ऐड लेस करना है, उतना हम टी अकाउंट के लिए हम जल्दी से कर लेंगे। लेकिन इसके लिए आपको टी अकाउंट अच्छे से आना चाहिए, और टी अकाउंट के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। एक्सपेंस और इनकम का टी अकाउंट है, वो आपने वहीं से हेल्प आउट लेनी है कि इनकम का टी अकाउंट कैसे बनेगा और एक्सपेंस का कैसे बनेगा, जिसमें हम इनकम फॉर द ईयर और एक्सपेंस फॉर द ईयर लेंगे। और अगर वो वीडियो आप अच्छे से देख लें तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी इसकी। फिर इसके अलावा आपने लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट आपने कर लिया था। इसके लिए भी आपने एक स्मॉल सी वर्किंग बनाई थी, और वो थी वर्किंग 7। तो हमेशा याद रखिएगा, किसी भी एग्जामिनर को जब आप वर्किंग शो करके उसका रेफरेंस दे देते हैं तो काफ़ी आसानी हो जाती है। और वो जैसे हम एग्जामिनर के लिए आसानी पैदा करेंगे, वैसे ही हमारे मार्क्स भी इंशाल्लाह बेहतर आएंगे। क्योंकि कुछ बच्चे हैं वो स्टूडेंट्स वो बस लिख के आ जाते हैं, कहते हैं जी ठीक है, बाकी सरदर्दी जो है ना वो एग्ज़ामिनर की है, वो खुद ही ढूंढता रहेगा। तो एग्ज़ामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता, उसे जो है ना वो अगर आप वाजिब चीज़ें नहीं देंगे तो पैनिक करेगा तो डेफिनेटली उसको फिर रोकने वाला कोई भी नहीं है। लिहाजा आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, खुद अपना ख्याल आपने रखना है। सो यहाँ पर मैं अब नेक्स्ट लिस्ट में देख रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको ये शो करता हूँ। इंश्योरेंस देखिए, इंश्योरेंस यहाँ से जब हम रीड करते हैं तो कंपटीशन प्राइस वी हैव डन, इन डिनर डांस डिनर वी हैव डन, ठीक है, कैटरिंग वाला डन। इंश्योरेंस देखिए 9800, कोई इसके साथ ना ओपनिंग था ना क्लोजिंग था, अदरवाइज इंश्योरेंस का नॉर्मली प्रीपेड आता होता है। तो ये आपने ख्याल रखना है कि नीचे अगर प्रीपेड है तो टी अकाउंट के जरिए हम इसको करेंगे। तो मैं इसको इंश्योरेंस को एज इट इज़ यहाँ पर लिखता हूँ। इंश्योरेंस अमाउंट है आपके पास, इट इज़ वेल 9800 आपकी इंश्योरेंस आ गई, ठीक है। अब मैं बुक आपके सामने नहीं कर रहा क्योंकि बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी हुई हैं। मेरे पास यहाँ पर ऊपर एक्सपेंस था, क्लब हाउस, नॉट हाउस बट इट्स मेंटेनेंस, तो 10,300 आपका ये एक्सपेंस था। देन इक्विपमेंट लिखा हुआ है, वो तो आपको पता है एसेट है। जनरल एक्सपेंसेस आपने कर लिया। इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस यहाँ पे नजर आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट इज 1600। ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी हमने 1600 यहाँ पर डाली, और एक्सपेंसेस यहाँ पर कोई नहीं है, वो ट्रांसफ़र था, वो तो आएगा नहीं उधर। सो यहाँ पर आपने सारे के सारे एक्सपेंसेस जो है वो डील कर लिए। अब हम इसको यहाँ पर टोटल करके यहाँ पर लिख देंगे, और वो जो टोटल आएगा उसको हम माइनस करेंगे, इसको हम माइनस कर लेंगे अपनी इनकम में से। ये हमारी इनकम है, ये हमारी इनकम है, इधर हमारा जो है ना वो एक्सपेंस आ जाएगा। तो इसको टोटल करते हैं, दैट इज 40,000 प्लस 29,800 प्लस 2,000 प्लस 9,800 then 10,300 then 1600। ओके, तो ये ज़ीरो एक कम डाला था, तो इसका आपने भी ख्याल रखना है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए कि हम इसका ज़ीरो जो है ना वो कम ना डाल दें, ठीक है। इसको मैं एक दफ़ा वेरीफाई कर लेता हूँ कि हमारी चीज़ें सारी रिकॉर्ड हो चुकी हैं या नहीं, तो फिर हम इसका जो है ना टोटल करते हैं। ओके, लॉस हमने डाल दिया, लॉस लॉस ये आ गया आपका, इंश्योरेंस आ गई, क्लब इंश्योरेंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर डाल दी, तो इसका टोटल अब हम कर लेते हैं।
ये आपका जो है ना वो टोटल आ गया, और एक बैड डेट एक्सपेंस जो आपने मालूम किया था। ये देखिए जो सब्सक्रिप्शन के अंदर ये तो इनकम आ गई, ये आपका बैड डेट जो है ना वो एक्सपेंस था। तो इसका रेफरेंस हम दे देते हैं वर्किंग 3 के अंदर। ये आगे वर्किंग 3 280। तो ये टोटल आपका जो बनेगा वो हम यहाँ पर लिख लेंगे टोटल, और बाद में माइनस कर देंगे। वेल जी, तो टोटल हमने किया तो 93,780, इसको माइनस करेंगे तो आपका गेन, या इसे कहते हैं सरप्लस। सरप्लस आपका आ गया 10,200। तो ये कहाँ जाएगा? ट्रांसफर टू अकोमोडेटेड फंड। और अकोमोडेटेड फंड आपको पता है कि आपने कौन सा फाइंड आउट करना है? ओपनिंग बैलेंस इसका लेना है। ओपनिंग बैलेंस के लिए आपको पता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, ओपनिंग डेट के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ माइनस करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और वर्किंग बना लेता हूँ ताकि उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये वर्किंग मैं इसको दे देता हूँ 7 और देन 8, वर्किंग 8 बना लेते हैं। ये अकोमोडेटेड फंड है। फंड ओपनिंग, तो ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लायबिलिटीज लेस कर लेते हैं। ओपनिंग एसेट्स में क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। ये प्लीज़ देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो ओपनिंग वैल्यूज गिवन है, क्लब हाउस हमारा एसेट है, इक्विपमेंट हमारा एसेट है, ये हमारी ओइंग जनरल एक्सपेंसेस लायबिलिटी है, सब्सक्रिप्शन ड्यू एंड अनपेड ये हमारा एसेट है और ये हमारी लायबिलिटी है, और इन्वेंट्री हमारा एसेट है। एक एसेट जो मैंने आपसे कहा था कि वो आपने फॉरगेट नहीं करना, वो आपका रिसीट एंड पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस है। तो एक एसेट ये आ गया आपका। तो हम क्या करेंगे कि एसेट्स लिख लेंगे। यहाँ पर मैं एसेट्स के अमाउंट लिख लेता हूँ, रादर के वो एसेट्स के नाम हम लिखें। तो सबसे पहले आपके तो फॉर्मूला लिखते हैं एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ओके, ये हम लिख लेते हैं। एसेट्स कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पर लिखने लगे। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक ये आपने लिया, प्लस इसमें किया 150,000 आपका एसेट है, वे इसका क्लब हाउस का, फिर आपके इक्विपमेंट है 160,000 के। फिर उसके बाद आपके पास जो यहाँ पर मैं लायबिलिटी को माइनस कर लेता हूँ। अगली नेक्स्ट हमारी लायबिलिटी है 800, हमने इधर माइनस किया। सब्सक्रिप्शन अनपेड है 2600, ये हमने इधर लिख लिया। और जो इन एडवांस है सब्सक्रिप्शन, ये देखिए जो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है ये आपकी जो है ना वो लायबिलिटी आएगी माइनस 300। और ये देखिए ये आपका इन्वेंट्री, कंपटीशन प्राइस की इन्वेंट्री है, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है ओपनिंग, ये आपने ऐड कर दी। तो इनसे इन्हें प्लस कर लेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास अकोमोडेटेड फंड आ जाएगा। तो अकोमोडेटेड फंड जो है वो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए जी 3,000 प्लस 150,000 प्लस 160,000 प्लस 2600 प्लस 800 माइनस 800 और माइनस 1,600। ओके, सो आपका जो अकोमोडेटेड फंड आ रहा है वो आ रहा है 309,300। ठीक है, लेट मी सी, इसको ज़रा मैं कंफर्म भी कर लेता हूँ। बिल्कुल एग्जैक्टली 309,300। इसकी मैंने वर्किंग दूसरी साइड पे भी की थी, तो वो हम उसको भी देख लें। वेल जी, ये आपका अकोमोडेटेड फंड आ गया 8। अब आपने लास्ट जो इसमें काम करना है वो क्या करना है,
लास्ट आपने काम करना है कि अपनी SOFP बनानी है, ठीक है, स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन। वो आपको फॉर्मेट का पता है कि एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स ऊपर आते हैं, फिर आपकी जो करंट एसेट्स हैं, फिर आप अकोमोलेटेड फंड और वो चीज़ें, ठीक है। तो अभी मैं आपको फॉर्मेट इसका ड्रॉ करके देता हूँ। SOFP बना लेंगे, SOFP स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन। ऊपर क्लब का नाम आ जाएगा, ये एज एट आ जाएगा, एज एट 31 मार्च, जो भी ईयर दिया हुआ। इसमें सबसे पहले आपके एसेट्स आ जाएंगे। एसेट्स में आपके नॉन करंट एसेट्स, और आपको पता है दो आपके एसेट्स हैं, एक आपका जो है ना वो क्लब हाउस, और उसके बाद आपकी इक्विपमेंट है, और क्लब हाउस की जो क्लोजिंग वैल्यू है मैं आपको दिखाता हूँ। क्लब हाउस की जो क्लोजिंग वैल्यू वो हम लेंगे, तो मीन्स के आपकी जो बैंक के लिए तो ओपनिंग बैलेंस वो आपने फाइंड आउट किया, वो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा बाकी तमाम एसेट्स और लायबिलिटीज़ ये लिखी हुई हैं। फिर एक और मिसिंग थिंग थी, वो था हमारा अकोमोलेटेड फंड, वो भी हमने वर्किंग में कैलकुलेट कर लिया इन वैल्यूज़ को, और उसका ओपनिंग बैलेंस इधर से यूज़ करके। तो हमारे पास अकोमोलेटेड फंड भी आ गया, हमारे पास गेन भी आ गई, वो जो सरप्लस या डेफिसिट है वो आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर से, और बाकी एसेट्स यहाँ से सारे के सारे लायबिलिटीज़ इधर। अलॉन्ग विद दिस आपने जो है ये रिसीट एंड पेमेंट का जो डेबिट बैलेंस है तो एसेट है, क्रेडिट बैलेंस है तो आपकी लायबिलिटी आ जाएगी। ये आपने सारे के सारे इसको कॉपी पेस्ट करना है, अलॉन्ग विद 3 मोर थिंग्स, बैलेंस, अकोमोलेटेड फंड और जो आपका सरप्लस है, ठीक है। बाकी आपके पास इंफॉर्मेशन यहीं से सारी ये देखें 150, 140, ठीक है। इसका 150 मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्लब हाउस के अंदर। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ऊपर ड्रैग कर रहा हूँ, मैं सॉल्व करता जा रहा हूँ, तो आप देखते जाइएगा। 150, 160, ये आपके पास जो है ना वो क्लब का चीज़ें आ गई, राइट। उसके बाद फिर आपके पास जो करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स, उसमें मैंने आपसे कहा था सबसे पहले आपका जो बैंक का अकाउंट है वो आपने वर्किंग ऑलरेडी बनाई हुई है, तो मैंने आपसे कहा था कि उसको आपने वर्कआउट पहले से ही करके रखना है। ये देखिए यहाँ पर हमने बैंक का अकाउंट बनाया। अगर मैं इसको वर्किंग 9 कह दूँ, वर्किंग 9 करूँ ताकि हमारा बैलेंस पता लग जाएगा, तो इसको वर्किंग 9 का रेफरेंस दे देते हैं, ये 1,500। इसके अलावा जो और एसेट्स हैं उसमें जो आपकी सब्सक्रिप्शन है ड्यू, बट अनपेड, ये आपने लिख ली, और ये आपके पास आई 2600। वेल, इसके अलावा आपके पास जो इन्वेंट्री है पॉइंट वो आ जाएगी 800 प्लस, सॉरी यहाँ पर मैंने मिस्टेक की, ये आपका जो, चलिए बैंक आपका आ गया इधर, बैंक लिख लिया। फिर आपने सब्सक्रिप्शन की अमाउंट जो क्लोजिंग है वो आपने देनी है, दैट इज़ 3100। तो यहाँ पे अगर आपके पास वैल्यू गलत लिखी जाए तो आप स्लाइडली लाइन लगाएं और इसको ओवरराइट मत करें, काट के यहाँ पर लिख लें 31, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और इधर ये आपके पास 300 की जो इन्वेंट्री है वो आ गई। फिर आपने कुछ डिपॉजिट भी करवाया हुआ था, डिपॉजिट 20,000 का, ये आपने लिख लिया, ठीक है। इसको शॉर्ट टर्म, अगर लॉन्ग टर्म डिपॉजिट है तो ऊपर आ जाएगा, शॉर्ट टर्म है तो यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा आपको याद होगा जो इंटरेस्ट था वो भी आपने अर्न किया था, वो एक्रूड इंटरेस्ट, और वो आपने वर्किंग में किया था, याद है।
तो वो हमने यहाँ पे लिखना है। वर्किंग मुझे याद नहीं है क्या नंबर था, लेकिन ये मुझे पता था कि 500 है। तो मैं आपको रेफरेंस उसका बताता हूँ, इधर से देख के। ये देखिए जी, दैट इज़ वर्किंग 6, ठीक है। वर्किंग 6 हमने की थी और इसको मैं 6 का रेफरेंस दे देता हूँ। राइट जी, ये चीज़ें आ गई और बस ये आपके क्लोजिंग एसेट्स आ गए। एसेट्स को अब हम क्लोज डाउन करेंगे। करंट एसेट्स को हम टोटल कर लेंगे, इधर वैल्यू यहाँ पे डाल लेंगे। फिर आपकी लायबिलिटीज़ आ गई, इधर मैं लिखता हूँ लायबिलिटीज एंड अकोमोडेटेड फंड। इसको मैं एब्रीवेट कर लेता हूँ। तो लायबिलिटीज़ के अंदर आप देखिए जो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे, और जो शॉर्ट टर्म है वो, तो लॉन्ग टर्म तो हमारी है ही नहीं, तो यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ हैं। करंट लायबिलिटीज़ आपको कहाँ से मिलेंगी? जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है उसमें देखिएगा जनरल एक्सपेंस ओइंग है, ये आ जाएगा यहाँ से, और इसी तरह सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ये आ जाएगा। ये दो चीज़ें आपके पास यहाँ से आ जाएंगी। तो पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो आ रही है एडवांस सब्सक्रिप्शन, एंड इट इज़ एडवांस सब्सक्रिप्शन आपकी यहाँ पर मेंशन की हुई है 4500। ये आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन आ गई। और इसी तरह आपके पास जो जनरल एक्सपेंसेस ओइंग हैं, जनरल एक्सपेंस ओइंग वो आ जाएंगे, और वो हैं आपके पास 400। तो ये आपकी लायबिलिटीज़ आ गई। फिर आपने फाइनेंस पे कर लें या इसको करें अकोमोडेटेड फंड। अकोमोडेटेड फंड यहाँ पे आपका ओपनिंग बैलेंस आ गया। फंड का ओपनिंग बैलेंस ही आपने वर्किंग में फाइंड आउट किया। वर्किंग याद है कौन सी है? चलिए वर्किंग देखते हैं और अकोमोडेटेड फंड भी चेक करते हैं कि हमारा क्या था। जी यहाँ पे देखिए आपने अकोमोडेटेड फंड आपने कैलकुलेट किया था, ये देखिए वर्किंग हमने की थी वर्किंग 8, और ये था 309300। वर्किंग 9, वर्किंग आपकी थी 9 और 309300। ये आपका अकोमोडेटेड फंड था। इसमें आपने ऐड करना था सरप्लस तकरीबन 10,200 था जी। 10,200 आपका सरप्लस, 10,200 आपका सरप्लस आ गया। इनको ऐड अप कर लेते हैं जी। 309300 प्लस 10200, तो टोटल आपका आ गया 319500। लायबिलिटीज़ का टोटल हम देखते हैं, ये 4900 आ रहा है आई गेस, और इसमें प्लस कर देते हैं 4900, तो ये टोटल आपका 324400। यही आपका एसेट का टोटल होना चाहिए। यहाँ पे मैं एसेट्स का टोटल करता हूँ, ये आपका आ गया 310, और इसको ऐड कर लेते हैं करंट एसेट्स को, प्लस 3100 प्लस 300 प्लस 20,000 प्लस 500, तो इट इज़ 34400। इसको जब हम ऐड करते हैं 3100 में, तो ये आपकी अमाउंट टैली नहीं कर रही। इसको हम देखते हैं कि ये मिस्टेक किधर आई है। जी डियर व्यूअर्स, अब हम इसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे। SOFP, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ऊपर आपको पता है क्लब का नाम आ जाएगा, एजेट आ जाएगा, और सबसे पहले हम जो है ना वो एसेट्स लेते हैं। और एसेट्स आपको पता है कि हमने सिर्फ क्लोजिंग डेट के जो है ना वो एसेट्स
वो लेना है। और क्लोजिंग डेट के एसेट्स हमें कहाँ से मिलेंगे, जो क्वेश्चन आपका गिवन होगा उसमें ये देखिए कि ये आपके पास जो क्लोजिंग वैल्यूज़ हैं वो लेने हैं, ओपनिंग को आपने अब इग्नोर कर देना है। तो एसेट्स और लायबिलिटी क्लोजिंग इधर आ जाएंगी एक चीज़। और दूसरा स्टेप क्या है कि आपके रिसीट पेमेंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आइदर आपका करंट एसेट है या करंट लायबिलिटी, वो हमने पहले फाइंड आउट कर लिया हुआ है कि वो हमारा करंट एसेट आ रहा है 10,200, तो वो हमने जो है ना वो अपने एसेट्स के अंदर ऐड करना है। फिर इसके अंदर और हमने जहाँ पे अकोमोडेटेड फंड था वो यहाँ पर गिवन नहीं था, वो हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया हुआ है वर्किंग के अंदर, और उसमें ऐड सरप्लस करना है। बाकी चीज़ें ये सारी की सारी इसको कॉपी पेस्ट करनी है। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले करंट एसेट्स में आपके पास जो है ना वो जो नॉन करंट एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स, इसके अंदर आपके पास क्लब हाउस था। क्लब हाउस आपके पास जो क्लोजिंग वैल्यू थी इसकी वो था 150,000, और इसमें इक्विपमेंट था आपका, इक्विपमेंट आपका 140 था। यह आपने बार बार ख्याल रखना है कि आपने क्लोजिंग वैल्यूज़ जो है ना वो प्लेस करनी है, ओपनिंग यहाँ पर नहीं लिखनी। तो ये आपके टोटल आ गए 290,000, ये टोटल आपके नॉन करंट एसेट आ गए। तो करंट एसेट्स हैं उसके अंदर सबसे पहले आई वुड रेकमेंड बैंक के लिए आपने ये ख्याल रखना है कि जो क्लोजिंग वैल्यू वो आपने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर मैंने एक वर्किंग आई गेस 9 हमने की हुई थी, उसमें 10,200 था, वो आपने रेफरेंस भी ज़रूर डाल देना है, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी सब्सक्रिप्शन ओइंग थी या ड्यू थी वो लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन ड्यू। क्लोजिंग वैल्यू सब्सक्रिप्शन ड्यू की थी 100, वो आपने लिख डाली। फिर आपका एक इंटरेस्ट ये भी आपने एक वर्किंग के अंदर किया था, उसकी वर्किंग का रेफरेंस यहाँ पे देखेंगे, ये 500 आपने अमाउंट वो इंटरेस्ट की यहाँ पर लिख दी। ऑलराइट, इसके अलावा आपके पास यहाँ पर इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री आपके पास नज़र आ रही है जो कंपटीशन प्राइस की 300, वो लिख दिया। फिर आपके पास जो डिपॉजिट है, अगर आपने डिपॉजिट लॉन्ग टर्म के लिए करवाया है तो नॉन करंट में आ जाएगा, अदरवाइज आपका करंट एसेट के अंदर जो है ना वो डिपॉजिट ये आ जाएगा। देन और देख लेते हैं कोई चीज़ हमारी मिस तो नहीं है। अनपेड ये आ गया, वो लायबिलिटी आ जाएगी, इन्वेंट्री और कैश आपका एज इट इज़ आ गया, ठीक है जी। ये आपके जो है ना वो करंट एसेट्स वो आपके क्लियर हो गए। तो करंट एसेट्स का टोटल करेंगे तो 34400, और इसमें आप इसको ऐड अप करें तो आपके टोटल एसेट्स आ जाएंगे। तो टोटल एसेट्स देखते हैं हमारे कितने आते हैं। टोटल एसेट्स हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं, दीज आर 29 tetra 0 plus 34400, and these are 324400। ये आपके जो है ना वो एसेट्स आ गए, ठीक है। फिर हम इसको देखते हैं, लायबिलिटीज की तरफ आते हैं। लायबिलिटीज एंड accumulated फंड, इसमें आप लायबिलिटीज देखेंगे। लायबिलिटीज के अंदर आपके पास जनरल एक्सपेंस ओइंग, ये क्लोजिंग आपके पास जो वैल्यू है वो हम ले लेंगे, इट इज़ 400। और उसके बाद जो आपकी सब्सक्रिप्शन जो एडवांस है वो आप ले लेंगे, और दैट इज़ सब्सक्रिप्शन एडवांस 4500 आपने एडवांस सब्सक्रिप्शन ले रखी है। और बस ये आपका जो है वो दो चीज़ें आ गई, तो इसको एडअप किया तो ये 4900 आ गया। इसमें फिर आपने कम्युलेटेड फंड की बात करनी है। कम्युलेटेड फंड के अंदर जो इसका ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकोमोडेटेड
फंड है वो देखा आपने, वो आपने वर्किंग की हुई थी, उस वर्किंग के मुताबिक जो था वो उसकी अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे विच इज़ 30 अकोमोडेटेड फंड 30,9300। ओके, और ये हमारे पास है वर्किंग 9, और इसमें ऐड कर लेंगे जो आपका सरप्लस होगा। सरप्लस की वो ज़ाहिर है इनकम स्टेटमेंट से आपने लिया हुआ है, ठीक है, वो आपका ये आ जाएगा। और ये आ गया आपका अकोमोडेटेड फंड, इसको हम ऐड अप कर लेते हैं और हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। 300 प्लस 10 200, ये देखिए हमारा टोटल आ गया 39500, और इसको दोनों को ऐड करें आप, प्लस आपका 4900, और ये आपका आ गया 324400, ये आपका टोटल। तो ये वाला टोटल और आपका ये टोटल बराबर होना चाहिए। तो ये आपका था एनपीओ का कंप्लीट क्वेश्चन, और क्वेश्चन मैं फिर दोबारा रेफरेंस दे देता हूँ। ये आपका नवंबर 2012 का पेपर है, ए लेवल का, ठीक है, और ये उस टाइम पे पेपर जो है ना वो 2 जो है ना उसका पार्ट था, ये पेपर 2 और वेरिएंट 1 है इसका, और उसमें जो आपका क्वेश्चन का नंबर है वो वहाँ पर 2 आया होगा। जब आप कैम्ब्रिज ए लेवल का पेपर देखेंगे तो पेपर 2 उस टाइम पे 4 पेपर हुआ करते थे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, तो ये जो सेकंड पेपर था ये उसका। सो आई होप कि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इसको एनपीओ को कैसे डील करना है। प्लीज़ ये जो सीरीज़ ऑफ वीडियोस है इसको आप 1-2 मरतबा ज़रूर देखिए ताकि आपको आइडिया हो जाए। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हमने कैलकुलेट की इसके अंदर, तो वो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आपको पता है कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव वर्किंग करनी पड़ती है। तो आप जब इंशाल्लाह खुद प्रैक्टिस करेंगे आपका टाइम भी कम लगेगा और आप इसको अच्छे से समझ भी जाएंगे। तो आई होप आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो अगर इसमें प्लीज़ कंफ्यूजन हो तो ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और अगर कोई आप इसमें मिस्टेक समझें तो वो भी काइंडली हाईलाइट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।